Good morning, students. Welcome to PNMSC e-learning classes. So, students, in continuation of chapter number 6, that is combustion and flame, we will start our video with the topic flame, page number 70. All of you take out your textbooks and page number 70. So, ऑब्जर्व एन LPG फ्लेम। LPG की जो आपके घर में जो सिलेंडर आता है ना, उसकी जो आप गैस जलती है उसकी फ्लेम देखिए। कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम? कलर ऑफ द फ्लेम इज़ ब्लू। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द कैंडल फ्लेम? कलर कैंडल के फ्लेम का कलर येलोइश ऑरेंजिश होता है। रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन क्लास 7th। क्लास 7th में आपने जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था तो उसमें ब्राइट लाइट जैसी फ्लेम थी, एकदम ब्राइट वाइट कलर की आपका फ्लेम था। इफ़ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमेनिंग आइटम्स इन टेबल 6.2 यू कैन डू दैट नाउ। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप अभी भी अपनी गैस का सिलेंडर जलाकर देख सकते हैं या कैंडल की फ्लेम जलाकर देख सकते हैं उसका कलर। Record your observation and mention whether on burning the materials forms a flame or not। अगर हम कैंडल को जलाते हैं तो फ्लेम आती है इसमें? यस, फ्लेम आती है, फॉर्म्स अ फ्लेम। मैग्नीशियम स्ट्रिप को जलाते हैं, इट ऑल्सो फॉर्म्स अ फ्लेम। कैम्फर को जलाते हैं, कैम्फर तब हम पूजा वगैरह करते हैं तो देखा है आपने, आरती करते समय कैम्फर जलाते हैं तो उसमें से कितनी ज़ोर की फ्लेम निकलती है। हाँ, फ्लेम होता है। केरोसिन स्टोव तब हम जलाते हैं तो भी फ्लेम आती है, पर चारकोल को तब जलाते हैं तो फ्लेम नहीं आती, वो सिर्फ इग्नाइट होता है, सिर्फ सुलगता है, उसमें फ्लेम नहीं होती। नाउ वी विल स्टडी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम। So student, let's start our new topic, that is structure of a flame. Activity 6.5, light a candle। कैंडल लाइट कीजिए। Hold a 4-5 centimeter long thin glass tube with a pair of tongues and introduce its one end in a dark zone of a non-flickering candle flame। अब क्या करो, जो कैंडल फ्लेम आपने जलाई है, जैसे इसमें दिखा रखा है फिगर के अंदर, एक ग्लास रॉड को इंट्रोड्यूस करो। किसके अंदर इंट्रोड्यूस करो? आप अपनी डार्क जोन, सबसे अंदर वाले जोन के अंदर। किसके? कैंडल फ्लेम के सबसे अंदर वाले जोन के अंदर, बिल्कुल जहाँ पर उसकी विक होती है ना, बिल्कुल वहाँ पर ग्लास रॉड को अंदर डाल दो। डू यू सी अ फ्लेम caught at this end of the glass tube after a while? If so, what is it that produce a flame? Notice that the wax near the heated wick melt quickly। अब क्या होता है कि वहाँ से आप दूसरे एंड पे, जैसे फिगर में दिखा रखा है 6.10, दूसरे एंड पे अगर आप जलाओगे तो वहाँ पर भी आपको फ्लेम जलती हुई दिखाई देगी। द सब्सटेंस विच वेपोराइजेज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वैक्स है वो वेपोराइज होगा, और वेपोराइज होने के बाद, वेपोराइज का मतलब समझते हैं, उड़ेगा, वेपोराइज होगा। जैसे पानी जो है गर्म होने के बाद वेपोराइज होता है ना, उसी तरह से गर्म होने के बाद वैक्स भी वेपोराइज होगा, और वो आपकी ग्लास ट्यूब से होता हुआ ग्लास ट्यूब के दूसरे एंड पे अगर आप जलाओगे तो वहाँ जलना शुरू हो जाएगा। For example, kerosene oil and molten wax rises through the wick and are vaporized during burning and forms flame। अब क्या होता है, उसी तरह से केरोसिन ऑयल या मोल्टन वैक्स का मतलब होता है पिघला हुआ वैक्स, वो भी विक से वेपोराइज, विक मतलब समझते हो, उसकी बत्ती जो होती है अंदर, जो होती है कॉटन की बत्ती जो कैंडल के अंदर होती है, दैट इज कॉल्ड एज विक से होता हुआ वेपोराइज होगा और फिर वो फॉर्म्स अ फ्लेम। चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपोराइज एंड डू नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम। उधर दूसरी तरफ चारकोल जो होता है, या कोयले की बात करो, वो वेपोराइज नहीं होता, इसलिए फ्लेम भी नहीं बनाता, वो सिर्फ सुलगता है, ग्लो होता है, पर उसमें फ्लेम नहीं बनती। कोयले में कभी भी फ्लेम नहीं बनती, केवल वो क्या करता है, ग्लो करता है। And in activity 6.5, could the vapors of wax coming out of the glass tube be the cause of the flame produced? Yes, जो मोल्टन वैक्स है, वो जो वेपराइज हुआ है, वो उस क्या नाम ग्लास की विक से ग्लास की ट्यूब से होता हुआ दूसरी साइड जाएगा और दूसरी साइड में भी वो बर्न करना शुरू कर देगा। उसी की वजह से जो है कैंडल के अंदर फ्लेम दिखाई देती है, इट प्रोड्यूसेस द फ्लेम। When the candle flame is steady, the candle flame एकदम स्टडी हो, एकदम
सीधी खड़ी हो, फ्लिक ना कर रही हो, जलबुझ ना कर रही हो. इंट्रोड्यूस अ क्लीन ग्लास प्लेट, स्लाइड इनटू द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम. आप क्या करो, एक ग्लास की या कटोरी भी देखो आप तो उसके ऊपर रख दो. तो कई बार आपने देखा होगा मम्मी तब काजल बनाती है तो क्या करती है कि विक जलाती है, उसके बाद कटोरी रख देती है और उसके बाद ब्लैक 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 जमा हो जाता है तो काजल बन जाता है ना. बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है. होल्ड इट देयर विद द पेयर ऑफ टंग्स फॉर अबाउट 10 seconds, देन रिमूव इट. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? ब्लैक ब्लैक कलर का काजल जैसा उसके ऊपर जमा हो जाएगा. अ सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज फॉर्म्ड ऑन द ग्लास प्लेट साइड. It indicates the deposition of unburnt carbon particles present in the luminous zone of the flame. ये क्या है? काला काला क्या है ये? ब्लैकिश रिंग क्या है ये है आपका अनबर्न, जो बर्न नहीं हुआ कार्बन के पार्टिकल्स हैं जो उस प्लेट के ऊपर या उस ग्लास की स्लाइड के ऊपर जमा हो जाएंगे. होल्ड अ थिन लॉन्ग copper wire just inside the non-luminous zone of the flame for about 30 seconds. उसी तरह से दूसरा एक्सपेरिमेंट करो. एक आपने कॉपर का वायर लिया और उसको इंट्रोड्यूस कर दिया. कहाँ इंट्रोड्यूस किया? नॉन ल्यूमिनस जोन के अंदर, फ्लेम के अंदर, वहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया 30 सेकेंड्स के लिए. नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट रेड हॉट. आप थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे कि जो वो वायर है वो एकदम गर्म हो जाएगा और एकदम जलने लग जाएगा, लाल लाल कलर का हो जाएगा, है ना. Does it indicate that the non-luminous zone of the flame has the highest temperature? तो आप ये कह सकते हैं कि नॉन ल्यूमिनस जोन जो है फ्लेम का उसमें टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, सबसे हाईएस्ट होता है. इन फैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज़ द हॉटेस्ट पार्ट. ये पार्ट जो होता है सबसे ज़्यादा गर्म होता है. अब सबसे इंपॉर्टेंट देखो, डिफरेंट जोन्स ऑफ द कैंडल फ्लेम. दिस फिगर यू हैव टू ड्रॉ इन योर नोटबुक. ये आपको फिगर अपनी नोटबुक में ड्रॉ करनी है एंड देन यू हैव टू कलर इट ऑल्सो. कलर भी करना है. ये हो सकता है कि एग्ज़ाम में आ जाए, तो ध्यान से देखिए इस डायग्राम को. 6.13 ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें सबसे पहले देखिए इनर मोस्ट जोन ऑफ द अनबर्न्ड वैक्स वेपर ब्लैक. सबसे जहाँ पर विक है वहाँ पर आपका इनर मोस्ट जोन कहलाता है. अनबर्न्ड वैक्स है, वहाँ पर जो वैक्स है वो बिल्कुल जली हुई नहीं है. तो उसके बाद आया आपका मिडल जोन पार्शियल कंबशन, मिडल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन. जो सेकेंड वाला येलो पार्ट है क्या नाम उसका फ्लेम का, देखिए वो कैसा है, मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन. ये कैसे कलर का है? येलो कलर का है. और सबसे बाहर आप देखो आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, जहाँ पर कंप्लीट कंबशन हो रहा है उसका कलर कैसा है? ब्लू. तो हॉटेस्ट पार्ट आपका सबसे बाहर है. मॉडरेटली हॉट, जो मतलब ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है, वो आपका बीच वाला है. और लीस्ट हॉट जो है वो सबसे कम हॉट जो है वो सबसे अंदर वाला जोन का आपका जोन है. और नीचे तो आपकी वैक्स की कैंडल है ही. तो ये आपने समझ लिया होगा ये वाला डायग्राम, दैट इज़ फिगर 6.13. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. गोल्ड स्मिथ ब्लो द आउटर मोस्ट जोन. जो गोल्ड स्मिथ होता है जब अपने गोल्ड के दागिने बनाता है तो आउटर मोस्ट जोन के ऊपर वो अब क्या करता है? ब्लो करता है, ब्लो पाइप से ऑफ द फ्लेम विद द मेटेलिक ब्लो पाइप. मेटेलिक ब्लो पाइप से वो क्या करता है? उसमें फूंक मारता है फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर. सिल्वर या गोल्ड को मेल्ट करने के लिए. वाई डू दे यूज़ द आउटर जोन ऑफ द फ्लेम? वो आउटर जोन के ऊपर क्यों मारता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट वही होता है आउटर जोन, इसलिए वो आउटर जोन पे फूंक मार के उसको किस साइड में लेके जाता है? जिस साइड में जो गोल्ड और सिल्वर के दागिने वो बना रहा होता है उसको मेल्ट करता है और मेल्ट करने के बाद उसको शेप देता है. इसलिए वो आउटर मोस्ट जोन के ऊपर ब्लो पाइप से फूंक मारता है. So student, I end my video here only. We will continue our chapter in our next video. Up till then, goodbye, thank you and have a nice day. पर वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं एक बार फिर बता रही हूँ आपको that you have to draw this figure 6.13 in your notebook and then you have to color it also. So, thank you.